एग्जाम रहता है रिवीजन, अब एग्जाम जो है 15 डेज में रहते हैं और जो फर्स्ट पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बॉडी ब्रीथिंग, बॉडी रेस्पिरेशन कुछ नहीं आते ना उसमें, ठीक है। और कुछ पूछना पूरा सिर्फ 3 ही डाउट। ओके ये प्रॉब्लम्स लिख लेता हूँ। और hello students, can we start? Reply. और कुछ है? ओके Shall we start? हाँ देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, डाउट्स हैं, वो करेंगे हम फर्स्ट। जीनोफोर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय जीनोफोर? जीनोफोर मीन्स इट इज द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोफोर बोलेंगे एंड इट इज सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है ना, सर्कुलर डीएनए होता है, दिस इज कॉल्ड जीनोफोर। सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड जीनोफोर। सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में, दैट इज कॉल्ड जीनोफोर। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन और विथ हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। एंड जीनोफोर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी आया था वर्ड ये जीनो, मॉलिक्यूलर बेसिस में न्यूक्लियोइड बोल के वर्ड आया था, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मींस नॉट ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। True nucleus is bonded by nuclear membrane, but genophore or nucleoid means circular DNA not bonded by any nuclear membrane. Okay, that is about genophore. Now coming to the next word, chyme. Before going to today's topic breathing, इससे पहले कुछ डाउट कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। काइम देखिए, काइम क्या होता है? काइम क्या है? सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड इन स्टमक। स्टमक में जो फूड है वो काइम है, इंटेस्टाइन में जो फूड है वो काइल है। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड इट इज कॉल्ड काइम। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड इज कॉल्ड काइम। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड इन स्टमक इट इज कॉल्ड काइम। पार्शियली डाइजेस्टेड है ये, कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं है। देन व्हाट अबाउट काइल? Chyle is defined as digested food, digested alkaline food in intestine. Digested alkaline food in intestine, it is called chyle. पूरी तरीके से डाइजेस्टेड है। काइम हो गया, काइल हो गया। चले, हिकअप्स। हिकअप्स कब आते हैं? हिकअप्स कब आते हैं बोले?
कोई याद करे तो। हिकअप्स कब आते हैं? हिकअप्स आर नथिंग बट इनकम्प्लीट जर्की इंस्पायरेशंस या एक्सपायरेशन। हिकअप्स करते हो तो इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं? इंस्पायरेशन करते रहते हैं, और ये इंस्पायरेशन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होते रहता। हिकअप्स, हिचकी लगती है, दैट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट जर्की। जर्की मतलब एकदम फास्ट। इनकम्प्लीट जर्की इंस्पायरेशन याद रख लेंगे। इनकम्प्लीट जर्की इंस्पायरेशन ड्यू टू रैपिड मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम रैपिडली मूव होते रहता, दैट इज बिकॉज दैट लीड्स टू हिकअप्स। अब हिकअप्स के ओवरकम करने के मेथड्स तो नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हिकअप्स क्या है? इट इज ड्यू टू, किसको भी हो सकता है हिकअप्स, ठीक है। कार्बन, एक्चुअली साइंटिफिक रीजन अगर बोलेंगे तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से, ब्लड में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तब हो सकता है हिकअप्स वगैरह। चलिए, एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन कैन बी सीन इन ऑल द 4 लेयर्स ऑफ गट, सिरोसा, muscularis, submucosa, mucosa of esophagus, stomach, intestine, place to place, all are having serosa, submucosa, muscularis, यही है, but there are some modifications. Mucosa of stomach is having rugae, mucosa of intestine is having villi, अलग अलग है ना, मतलब anatomical modification present है। anatomical modifications present है या नहीं है? present है। ओके, ये याद रखेंगे। सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट, एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन कैन बी सीन इन ऑल द 4 लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। ईसोफेगस में जो सिरोसा है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा वो अलग है। स्टमक में भी सब म्यूकोसा म्यूकोसा है, एंड देयर आर प्लेस टू प्लेस मॉडिफिकेशंस आर देयर। सो दिस इज वन। नेक्स्ट पॉइंट, salivary gland are present in buccal cavity or outside buccal cavity? Yes, outside buccal cavity है, ठीक है, नॉट इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोलते तो माउथ में जो भी कैविटी है उसको बोल रहे हैं हम। तो क्या सलाइवरी ग्लैंड माउथ के बक्कल कैविटी में है? नहीं है, दे आर आउटसाइड द बक्कल कैविटी। जैसे यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स पैरोटिड ग्लैंड है, या अंडर द टंग जो है सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी, दे आर आउटसाइड द बक्कल कैविटी। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट लाइम जूस? लाइम जूस जो है, वेदर इट इंक्रीजेस स्टाइलिन एक्टिविटी और डिक्रीजेस स्टाइलिन एक्टिविटी। इफ ए पर्सन ड्रिंक्स lime juice before eating food, whether this lime juice is going to enhance stylin activity or decrease stylin activity? बोलिए। लाइम जूस क्या है? सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड है ना लाइम जूस, लेमन में जो जूस है सिट्रिक एसिड है। इफ यू टेक सिट्रिक एसिड तो माउथ में जो सलाइवा उसका पीएच चेंज हो जाता है ना। पीएच कितना रहना चाहिए सलाइवा का? 6.8। जैसे ही सिट्रिक एसिड लेंगे तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। माउथ का पीएच अगर डिक्रीज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। टाइलिन कैन नॉट वर्क इन एसिडिक पीएच, है ना, बहुत ही लो एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते हो। दे वर्क इन स्लाइटली एसिडिक पीएच, है ना, स्लाइटली 6.8। एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है, करेक्ट। जो एंजाइम स्टमक में होंगे वो इंटेस्टाइन में काम नहीं करेंगे, जो एंजाइम इंटेस्टाइन के हैं वो स्टमक में काम नहीं करेंगे, जो एंजाइम माउथ में है वो स्टमक में जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पीएच। पीएच की वजह से। मतलब क्वेश्चन ये था, इफ ए पर्सन ड्रिंक्स लाइम जूस, टाइलिन एक्टिविटी रिड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन पीएच। ठीक है, लाइम जूस अगर ड्रिंक करेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा सलाइवा का, ठीक है, ओके।
और कोई क्वेश्चन? हाँ, विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरखन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम? ठीक है, एक तो सलाइवरी लाइसोजाइम है, देर आर टू लाइसोजाइम, ओके। एक तो सलाइवा में लाइसोजाइम है, एक तो इंटेस्टाइन में भी लाइसोजाइम है। क्रिप्स ऑफ लीबरखन जो होते हैं इंटेस्टाइन में, क्रिप्स ऑफ लीबरखन, दे आर हैविंग pannate cell, and these pannate cells are producing lysozyme. They are producing lysozyme, lysozyme प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा था, मैं अब्जॉर्प्शन पढ़ाते वक्त बोला था, मैं ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा था फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। लेकिन हमारे जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सोडियम अब्जॉर्प्शन एक्टिव बोल के लिखा है, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है, फ्रक्टोज भी अब्जॉर्प्शन एक्टिव हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स दे आर आल्सो अब्सॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोल के न्यू एनसीईआरटी में आया है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे 2013-14 के, तो एक दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रक्टोस ओल्ड एनसीईआरटी में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट लिखा है, हम नोट्स में भी लिखे हैं। ग्लूकोज इज आल्सो अब्सॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज इज आल्सो अब्सॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड, सम अमाइनो एसिड आल्सो। ठीक है, हम्म। A system of classification in which both external and internal character, both characters are considered. देखिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जहां पे हम एक्सटर्नल कैरेक्टर ग्रॉस मार्फोलॉजी यूज कर रहे हैं, सिर्फ मार्फोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो। कंसिडरिंग ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, ओनली फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज artificial system of classification, and classification based on maximum characters, maximum character in the sense morphological, anatomical, cytological, सब कैरेक्टर यूज कर रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलने वाले हैं। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम चैप्टर में आ जाएगा डिटेल में। और कॉन्स्टिपेशन का जो मतलब बताया था मैं, ड्यू टू लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स जो है ना प्लांट्स में होता है ना, प्लांट फाइबर्स, फाइबर्स जो है सेलुलोज से बने हुए होते हैं, एंड ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर्स इन आवर फूड इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। ओके, जो भी डाइजेस्टेड वेस्ट हैं दे रिटेन्ड इनसाइड द कोलॉन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल कॉज कॉन्स्टिपेशन। Okay, and it will be a painful defecation due to lack of fibers, ये बताया था हमने। दैट इज डिफरेंट कॉन्स्टिपेशन, और बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे को ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इतने प्रॉब्लम्स में परफेक्ट होना है। कौन कौन से? जॉन्डिस है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब इतने में पढ़ना है बस। अगर पूरे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़ लिए तो आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनोलॉजिस्ट जो भी होते हैं यहीं पे हो जाएंगे आप, एंटेरिक डॉक्टर, इंटेस्टाइनल डॉक्टर। ओके, पूरे डिसऑर्डर थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ी मेडिसिन पढ़ रहे हैं। मेडिसिन में जो है पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। मेडिसिन में ये डिजीज है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम इस टाइप के दिखते हैं लोगों में, एशिया के लोगों में ऐसे सिम्टम है, अमेरिकन में ऐसे सिम्टम्स हैं, इनको ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, वो वहां पर एंटीबायोटिक्स भी पढ़ ले रहे हैं कुछ बच्चे, मेडिसिन भी पढ़ ले रहे हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड दिस लेवल। ओके, टाइम कम है, नहीं तो वो भी खत्म कर देते थे मेडिसिन। तो अभी हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं ब्रीथिंग वाले टॉपिक।
कल मैं बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो डाउट इन दैट। ओके, अभी हम जो है जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग। First step of respiration is breathing. It is the exchange of gases between atmosphere and lungs. Already we studied this. Atmosphere और lungs के बीच में जो exchange हो रहा है, that is called breathing. किसके किसके बीच में? Atmosphere and lungs के बीच में हो रहा है ये. This is called breathing. After breathing, what is the second step? External respiration बोल के second step है. What is external respiration? It is the exchange of gases between alveoli and blood. Alveoli और blood के बीच में जो exchange होगा, that is called external respiration. Alveoli and blood. Yes, external respiration is exchange of gases between alveoli and blood. And after that, transport. All the gases enter, oxygen enter into the blood. Now blood transport. Transport of gases by blood. Transport of gases by blood. Now oxygen will be carried by blood to the different body cells, tissues. After transport of gases by blood, next. What is the fourth step? Fourth step is internal respiration. Internal respiration. What is internal respiration? Huh? Internal respiration मतलब exchange of gases between blood and body tissues. Blood और body tissues के बीच में होने वाला है. No need to write any definition. Simple ऐसा लिख लो. What is internal respiration बोलते हो, यहीं पे देख के बोलना आप. Exchange of gases between blood and body tissues. ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा. दैट्स ऑल. ये इंटरनल रेस्पिरेशन है. अब लास्ट फिफ्थ स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन मींस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. Utilization of oxygen by body cells. Utilization of oxygen by cells. Cells अगर आपके ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं for the oxidation of food molecule to release energy, that is called cellular respiration. एग्जाम में वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं. बिल्कुल चेंज हो सकते. क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. वर्ड्स चेंज हो सकते हैं और रीअरेंज करने के लिए बोलेगा. तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले. रेस्पिरेशन चल रहा है आपका. दैट मीन्स फर्स्ट यू आर डूइंग ब्रीथिंग. ऑक्सीजन एंटर इनटू योर लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर इनटू अल्वियोलाई, अल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू टू सेल. ये सीक्वेंस है. इवन दे कैन आस्क व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ऐसा भी पूछ सकते हैं. During external respiration, how gases are moving? Alveoli to blood is oxygen, blood to alveoli is carbon dioxide. यहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा. atmosphere to lungs, because we cannot take pure oxygen, right? We take mixture of gases. We take mixture of gases during inhalation. We are not taking only pure oxygen. तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या लिखेंगे? ब्लड से टिश्यू ऑक्सीजन, टिश्यू से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फाइनली ऑक्सीजन अराइव्ड इन बॉडी सेल्स वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? तो ये होगा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. फुल चैप्टर यही है. पूरा चैप्टर ये पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट. ब्रीथिंग. ब्रीथिंग आपको ऑलरेडी हर चीज समझ में आ चुकी है.
कल मैं आइडियाज दे दिया हूं, लेकिन फिर भी उसको सीक्वेंशियली लिख देंगे. ब्रीथिंग मीन्स 2 steps are there, right? One is inhalation, one is exhalation. Let's see how inhalation occur. Inhalation, also called inspiration. This is nothing but taking air into the lungs, right? And I will draw here a diagram. During inhalation, what happens? इससे भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है सीक्वेंशियली स्टेप्स अरेंज करने के लिए. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, फर्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू breathe in, when you are doing, you are taking air inside the lungs, what happens during that time? First of all, diaphragm moves downward. During inspiration, first what happens? Diaphragm moves downward, diaphragm get flattened, flat हो जाता है diaphragm. Because of this flattening of the diaphragm, there will be more space available for lungs. जैसे diaphragm नीचे जाएगा, space ज्यादा हो जाएगा. And because of increasing space, lungs volume increases in anterior to posterior axis. क्या लिखेंगे बोलिए? Diaphragm contract, diaphragm contract, get flattened, lungs volume increases in anterior to posterior axis. अब बच्चे बहुत ज्यादा पूछेंगे शायद, what is this anterior to posterior axis? तो मैं बता दूं उनको, what is anterior to posterior axis? Anterior to posterior axis बोलते हो height, anterior ऊपर से नीचे तक height बढ़ जाती है. How the volume of lung increases when diaphragm contract? Anterior to posterior axis, lungs है ना expand हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है. इसके बाद क्या होता? यहां पर क्या है? रिब्स हैं, ठीक है, एंड दीज रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है. तो यहां पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, EICM. व्हाट इज EICM? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. External intercostal muscles contract. External intercostal muscle contract. This raises rib upward. This raises ribs upward. This raises rib upward. It increases volume of lungs. Volume of lungs in dorsoventral axis. डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. देखिए दो बातें चल रहे हैं यहां पर, एक तो एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस. आपको समझ नहीं आया? एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस. अब ये पेन है, ये ऊपर से थोड़ा इंक्रीज हो गया, नीचे से थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो क्या बोलूं मैं? एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस. और इसकी अगर विड्थ बढ़ जाएगी तो क्या बोलूं? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बोलो. पहले डायफ्राम नीचे जाएगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. Because of contraction of external intercostal muscles, ribs are slightly raising upward. जब ribs थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो lungs को space और ज्यादा मिल रहा है to expand. How they are expanding? First they are expanding in length, second they are expanding in width. Anterior to posterior का मतलब है ये anterior to posterior हो गया, हाइट की बात हो रही है एंटेरियर टू पोस्टीरियर. और ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब विड्थ हो रही है. एनी हाउ वॉल्यूम चेंज हो गया. किसका वॉल्यूम चेंज हुआ? लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो गया. जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अंदर जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ. नेक्स्ट पॉइंट,
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अब ये नहीं बोलूंगा मैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कल ही बताया हूं मैं, प्रेशर इनसाइड द लंग्स। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू increase in volume. This is according to Boyle's law. This is according to Boyle's law. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। अंदर जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये इंस्पायरेशन हुआ, देखिए हो गया इंस्पायरेशन, इतना पढ़ना है। ये डायग्राम भी रहने दे आपके नोटबुक में। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिक एयर क्या होगी, अब मूव इनटू द लंग्स। क्योंकि बाहर कितना प्रेशर है, 760 mmHg है, आउटसाइड लंग्स के अंदर कितना प्रेशर है, 758 है। यस, ड्यू टू डिफरेंस इन 2 mmHg वी आर डूइंग इंस्पायरेशन। इफ एनीबडी वांट्स टू डू इंस्पायरेशन, फर्स्ट यू डिक्रीज योर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बाय 2 mmHg। 2 mmHg आप डिक्रीज करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा इंस्पायरेशन। समझे? विदाउट मूविंग योर डायफ्राम कैन यू ब्रीथ? डायफ्राम के बगैर तो कोई भी नहीं कर सकते ब्रीथिंग। थोड़ा सा भी अगर डायफ्राम को मार लग जाए तो मुश्किल है, इमीडिएटली ब्रीथिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट देख सकते हैं हम, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाता है। तो ये इंस्पायरेशन था। चलिए, और जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है जरा उस पे भी देखेंगे हम। एनसीईआरटी में साइड व्यू बताया है, ये डायफ्राम है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये अंदर लंग्स हैं देखिए, और ये डॉर्सल साइड क्या है हमारी, बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। और ये क्या है, रिब्स, ये रिब्स हैं समझ लो। और रिब्स के बीच में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। So I am drawing inhalation means I should show arrow mark inside. Air is moving inside. And these ribs are raising up, upward, slightly upward, है ना? ये सारा डायग्राम देखिए, this diagram is illustrating which process, इंस्पायरेशन। कैसे हुआ इंस्पायरेशन, अपने वर्ड्स में बोलिए। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम नीचे चला गया, तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इन एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस। फिर क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, दैट इंक्रीजेस width of the lungs, that is also called dorsoventral axis। और एक बात यहां पे याद रख लीजिए, thoracic cage, lungs are well protected, lungs are well protected in thoracic cage। what is thoracic cage? thoracic cage is equal to, क्या क्या आता है ये केज में, क्या क्या आता है ना? केज मतलब पिंजरा है, तो वो केज में क्या क्या आता है बोलिए। थोरासिक वर्टिब्रे आ रहे हैं, डॉर्सल साइड क्या है, ये बैकबोन का हिस्सा आ रहा है ना, दैट इज आल्सो कम अंडर थोरासिक केज। थोरासिक वर्टिब्रे आ रहे हैं, प्लस और क्या आ रहा है बोलो, रिब्स आ रहे हैं, लैटरली रिब्स आ रहे हैं, लैटरली रिब्स आ रहे हैं, वेंट्रली क्या आ रहे हैं, वेंट्रली स्टर्नम आ रहा है। देखिए, लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इतना सेटअप किया गया है, इतनी सिक्योरिटी दी गई है। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली ये स्टर्नम या चेस्ट बोन, और लैटरली रिब्स, और लोअर साइड डायफ्राम, लोअर साइड डायफ्राम।
और ये चेंबर को हम बोलते हैं, थोरासिक केज को हम एयर टाइट चेंबर बोलते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज. ऐसा नहीं होना कि थोड़ा सा डायफ्राम ब्रेक हो गया या लंग्स थोड़ा सा ब्रेक है, नहीं चलेगा. थोड़ा भी ब्रेक रहा तो नहीं चलेगा. एयर टाइट चेंबर बोलते हैं. थोरासिक चेंबर इज एयर टाइट चेंबर, है ना. ओके, दिस इज अबाउट इनहेलेशन. अब आगे जाएंगे, हम एक्सलेशन पढ़ेंगे. हाउ एक्सलेशन ऑकर्स. एक्सलेशन क्या है? Exhalation, also called expiration. Let's make the diagram. First, what happens in exhalation? ये रहा diaphragm. So in case of exhalation, diaphragm moves upward and diaphragm looks like dome shape. तो सबसे पहला पॉइंट है diaphragm and EICM. What is EICM? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, देखिए. एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप. डोम शेप हो गया है डायफ्राम पूरा. और जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ना डायफ्राम ऊपर जाने से, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अपवर्ड, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज हो गया है. वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो गया है. अंदर का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंक्रीज हो गया है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया है. ठीक है. नो नीड टू टेल. अब क्या होगा? एटमॉस्फेयर में 760 है और यहां पर 762 है. नाउ द एयर इज मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर ऑफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू एटमॉस्फेयर. और ये जो रिब्स हैं, यहां पर जो रिब्स हैं, ये भी अंडर साइड मूव हो रहे हैं, अंडर साइड मूव हो रहे हैं. यानी हाउ लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई ब्रीथिंग इज ऑकरिंग. ब्रीथ आउट. व्हाई ब्रीथ आउट इज ऑकरिंग? Breathe out is occurring due to decrease in volume, decrease in volume, increase in intrapulmonary pressure. ठीक है. कोई क्वेश्चन? तो ये रहा, देखिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन. नाउ आउट ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, विच वन इज एक्टिव प्रोसेस, विच वन इज पैसिव प्रोसेस? इंस्पायरेशन को आप बोलिए एक्टिव, इंस्पायरेशन को बोलिए एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज इट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन. इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एटीपी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं. और एक्सपायरेशन को हम पैसिव प्रोसेस बोलने वाले हैं क्योंकि मसल रिलैक्स है यहां पर. तो यू शुड नो द रीजन व्हाई इट इज एक्टिव. मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एक्सपायरेशन करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है. एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस. ठीक है. एंड नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है? नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 12 to 16 टाइम पर मिनट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूपोनिया. नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग जो होता है ना उसको बोलते हैं हम यूपोनिया. 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 times per minute. And the amount of air taken in, amount of air taken in and expelled out, that can be measured by using the instrument spirometer.
amount of air taken in or expelled out from lungs can be measured by using which instrument? स्पाइरोमीटर यूज करके हम मेजर कर ले सकते हैं हाउ मच एयर वी आर टेकिंग इन एंड हाउ मच एयर इज एक्सपेल्ड आउट स्पाइरोमीटर से। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशनल मसल्स फॉर फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए आते हैं। एडिशनल मसल किसके लिए है? फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए। फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए आते हैं। इसमें देखिए नंबर 1 आएगा IICM। व्हाट इज IICM? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जो है नॉर्मल ब्रीथिंग में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में ये कंफ्यूजन होता है। देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल बोलने में कंफ्यूज मत कर लो। इधर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अलग है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अलग है। ये क्या है? IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये फोर्सफुल ब्रीथिंग करने के लिए है। So you may ask what is external intercostal muscle and internal intercostal muscles. So this is the arrangement of muscles in ribs. Suppose if you think these your fingers as your ribs है ना, ये ribs हैं इधर, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब। ये रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं उनको बोलूंगा मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब्स के बिल्कुल बैक साइड जो मसल्स हैं, नहीं दिख रहे आपको, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। समझ में आ गया? लेकिन नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन आ रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ रहे हैं। और इवन abdominal muscles, you can increase the efforts of your breathing, you can do forceful breathing, forceful inhalation, forceful exhalation by using abdominal muscles भी यूज कर सकते हैं आप अपने abdominal muscles. You can put some more efforts on lungs, diaphragm by using abdominal muscles. तो ये था, देखिए सारी चीजें याद रखना ब्रीथिंग में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए ब्रीथिंग में। आफ्टर ब्रीथिंग नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड व्हाट आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ने वाले हम। सो इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट वन इज TV. व्हाट इज TV? टाइडल वॉल्यूम। Tidal volume. What is tidal volume? It is the amount of air taken in or expelled out during normal breathing. मैं सिंपल ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। नॉर्मल ब्रीथिंग में whatever amount of air taken in or expelled out, that is called normal breathing, tidal volume. ठीक है, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर रहे, एट प्रेजेंट यू आर रेस्टिंग, तो ये टाइम में जो आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है आपकी वो टाइडल वॉल्यूम है। कोई फास्ट ब्रीथिंग तो नहीं कर रहे आप, टाइडल वॉल्यूम है ये। और TV इज इक्वल टू 500 ml लेना चाहिए। TV इज इक्वल टू 500 ml। कैलकुलेट TV फॉर 1 मिनट। कैलकुलेट TV फॉर 1 मिनट। आप बोलेंगे सर इसमें गड़बड़ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने बार ब्रीथिंग हो रहा वो नहीं बताया है क्वेश्चन में, क्योंकि ब्रीथिंग की रेट जो है 12 टाइम्स भी हो सकती है, 16 टाइम्स भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में वो बता दे, क्लियरली बता देगा 12 टाइम ब्रीथिंग हो रहे हैं, कैलकुलेट टाइडल वॉल्यूम फॉर 1 मिनट, तो हम क्या करना, सिंपल TV इंटू ब्रीथिंग रेट करना, ब्रीथिंग रेट कर देना, आंसर आ जाएगा आपको।
सपोज 500 इंटू मैं 12 टाइम ब्रीथिंग लेके किया तो क्या आया यहाँ पे आंसर? 6000 ml आया। और अगर मैं 500 इंटू 16 टाइम ब्रीथिंग बोल के लिया तो 8000 ml आ गया। दैट मीन्स tidal volume for 1 minute is either 6000 or 8000, 6000 to 8000. It depends on question. It depends on question. ठीक है। कैलकुलेट टीवी फॉर 1 minute बोला मैं। एक ब्रीथिंग में कितनी टीवी लेना है आप? 500। एक ब्रीथिंग में 500 है ना, तो आपको कैलकुलेट करना है 1 minute के लिए। तो मैं 1 minute के लिए क्या लूंगा? ब्रीथिंग रेट लूंगा। ब्रीथिंग रेट इज आइदर 12 और 13 और 14 और 15 और 16। क्या दिया है पता नहीं, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड है वो। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे 1 minute के लिए? टीवी इंटू ब्रीथिंग रेट। अगर 12 टाइम्स लेंगे तो 6000 हो रहा है। 6 लीटर ऑफ एयर, ये 8 लीटर ऑफ एयर। मतलब एक पर्सन को 1 मिनट के लिए 6000 से 8000 ml एयर चाहिए, एक पर्सन को, सिर्फ जस्ट वन पर्सन। ठीक है। दूसरा है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन, amount of air taken in forcefully, amount of air taken in forcefully, in addition to टीवी। मतलब टीवी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? हाँ, टीवी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? हाँ, इंक्लूडेड ही है ना, इसलिए इन एडिशन टू टीवी बोला मैं, इसलिए बोला नहीं इन एडिशन टू टीवी। एक्सक्लूडेड है, इन एडिशन क्यों बोलता था मैं? एक्सक्लूड टीवी नहीं, नॉर्मली जो 500 है ना वो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इधर आईआरवी में। फोर्सफुल्ली ब्रीथिंग कितना करेंगे आप, उतना कैलकुलेट करना है बस। आप नॉर्मल कितना ले रहे हैं वो मत बोलो मेरे को। 500 ml ले रहे हैं नॉर्मली, वो छोड़िए, उसके बाद कितना ले सकते हैं फोर्सफुल्ली। हाउ मच यू कैन ईट फोर्सफुली, दैट इज आईआरवी, दैट इज आईआरवी। ठीक है। इन एडिशन टू टीवी, नॉर्मल काउंट नहीं करना आप। ठीक है, नॉर्मली यू ईट 2 चपाती, वो नहीं बोल रहा मैं। इन एडिशन हाउ मच यू कैन ईट, वो आईआरवी है, वो 2 चपाती नहीं काउंट करना हम। समझ में आ गया? एग्जाम में स्टेटमेंट आया, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन फोर्सफुली इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग टीवी। तो यहां ब्रैकेट में लिख दो ना, बहुत अच्छा है, एक्सक्लूडिंग टीवी। एक्सक्लूडिंग टीवी लिखो या इन एडिशन टू टीवी लिखो। हाउ मच यू कैन ईट फोर्सफुली, आई कैन ईट फोर्सफुली 4 चपातीज। दैट मीन्स +2 अलग हैं वो, that is different। अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन फोर्सफुली इन एडिशन टू टीवी। तो आईआरवी कितना होगा? आईआरवी इज 2500 to 3000 ml तक जा सकता है। 500 के अलावा 500 नहीं है इसमें। थर्ड वन ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये। व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली, amount of air expelled out forcefully in addition to टीवी। एक्सक्लूडिंग टीवी भी लिख सकता हूं ना मैं, इन एडिशन टू टीवी लिख सकता हूं, या इन एडिशन टू टीवी, इन एडिशन टू टीवी और एक्सक्लूडिंग टीवी, कुछ भी समझो।
एक्सक्लूडिंग टीवी कितना है भाई ये वैल्यू इसकी, एक्सपर्ट रिजर्व वॉल्यूम की। ईआरवी की वैल्यू यहां लिख दूं मैं, ईआरवी इज इक्वल टू 1000 से लेकर 1100 ml तक जा सकती है, 1000 से 1100 ml। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों में, दो लोगों की बात नहीं कर रहा यहां पर। ये नॉर्मल लोगों के लिए टीवी है, आईआरवी है, ईआरवी है, सब नॉर्मल लोगों के लिए चल रहा है। दो लोग यहां पे नहीं आ रहे। एक डिसीज पर्सन, डिजीज पर्सन जो है उसके कुछ चेंज हो सकते हैं टाइटल वालों में, आईआरवी ईआरवी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है डिसीज पर्सन में। एथलेट्स में भी थोड़ा इंक्रीज रहता, जो एथलेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका स्टेमिना ज्यादा होता है, दे हैव अल्टर्ड वैल्यूज, है ना, ये सब वैल्यूज थोड़े बढ़ जाते हैं उनके, टाइटल वॉल्यूम थोड़ा सा अलग होता है उनका। बायोलॉजिकली जो एथलीट होता है ना, वो बाई बर्थ होता है बायोलॉजिकली। कुछ लोग एथलीट नहीं रहते फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग करके एथलीट बन जाते हैं, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन ज्यादातर एथलीट्स क्या होते हैं, बाई बर्थ रहते हैं, उनका स्टेमिना ज्यादा रहता है बाई बर्थ। नाउ फोर्थ वन इज आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बोल के कुछ अराउंड 10 डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% है चांसेस एक क्वेश्चन आने के। और बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऐसा सब, समझ गए। नेक्स्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है बोलो। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, amount of air left inside the lungs, left inside the lungs after forceful, after forceful expiration। मतलब एकदम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करे फिर भी कुछ ना कुछ एयर अंदर बच गई है लंग्स के अंदर। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सो आरवी इज इक्वल टू 1100 से 1200 ml तक होती है। बिकॉज ऑफ आरवी, because of RV, lungs do not collapse, lungs do not collapse। अगर आरवी नहीं होती तो क्या होता था, एक बलून में एयर फिल करे, पूरा बलून एम्प्टी कर दिया बाद में, तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो गए। बलून क्या, बलून की तरह क्या लंग्स भी कोलैप्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, लंग्स में कुछ ना कुछ एयर हमेशा रहेगी, दैट इज residual volume। because of residual volumes lungs do not collapse। लंग्स एम्प्टी तो कोई भी नहीं कर सकते, नो बडी कैन एम्प्टी देयर लंग्स। तो अब ये यहां पर देखिए, टीवी हो गया, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, सबके वैल्यूज भी याद रखना। इवन वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या पल्मोनरी कैपेसिटीज बोलो, रेस्पिरेटरी पल्मोनरी चलेगा वर्ड, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। जो भी अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लिखे ना, उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे से ऐड कर रहे हैं, तो बनेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। जैसे कि मुझे लिखना है, आईसी लिखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या लिखूं बोलो, your inspiration capacity, your inspiration capacity, how much you can do inspiration, so I can do first tv and then irv, this is my inspiration capacity। ठीक है ना। नेक्स्ट सिंपल ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, हाउ मच यू कैन डू एक्सपायरेशन। यस बोलिए। ईसी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टीवी प्लस ईआरवी करेंगे।
लंग्स बर्स्ट नहीं हो रहे। लंग्स बर्स्ट क्यों नहीं हो रहे बोल तो बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वालों, कुछ ना कुछ एयर है अंदर, ज्यादा भी नहीं रहना एयर और कंप्लीटली जीरो भी नहीं होना है एयर। समझे? लंग्स की कैपेसिटी से भी ज्यादा एयर नहीं होना चाहिए और लंग्स में जीरो एयर भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एयर होना चाहिए टू मेंटेन द शेप ऑफ लंग्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं वीसी। व्हाट इज वीसी? वाइटल कैपेसिटी। दिस इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन forcefully, the maximum amount of air taken in after a forceful expiration, maximum amount of air taken in after a forceful expiration। मतलब सिंपल में बोलना रहा तो एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दोनों मिला के वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, इसको रिवर्स करके बोल सकता हूं क्या मैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। यस, ऐसा भी बोल सकता हूं। बोथ आर करेक्ट। हाँ, नहीं हो सकता वैसा इनहेल्ड। अभी बताया ना मैं, आईआरवी की वैल्यू कितना बताया मैं? 3000। ईआरवी की वैल्यू कितना बताया मैं? 1000। मतलब जितनी आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं उतने आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लंग्स एम्प्टी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एयर अंदर रखना है। वाइटल कैपेसिटी समझ रहे हैं आप? वन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। मतलब एक नॉर्मल पर्सन का अगर मैं वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो 500 प्लस आईआरवी 3000 प्लस ईआरवी 1100 लिख सकता हूं ना मैं? 1100 भी लिख सकता हूं, 1000 भी लिख सकता हूं, इट डिपेंड्स। तो कितना होगा ये? 4600 ml तक जा सकता है ये, या 4500 भी लिख सकते हैं, चलेगा, नियर बाई। ओके, क्लियर है? अभी एक बार क्वेश्चन आ गया था, देखिए नीट में नीट में क्या करा था क्वेश्चन? कैलकुलेट वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन हु इज हैविंग दिस मच ऑफ टीवी, दिस मच ऑफ आईआरवी, दिस मच ऑफ ईआरवी एंड दिस मच ऑफ आरवी। अब बच्चे क्या करे, पूरों को मिला दिए है ना? वो एग्जामिनर क्या करे, जस्ट आरवी एक कंफ्यूज करने के लिए आरवी ऐड नहीं करना था उधर, आरवी ऐड नहीं करना था। बच्चों को क्या है, अरे वाइटल कैपेसिटी आया तो सब ऐड कर देना, पूरे ऐड कर दिया उन्हें क्वेश्चन में, जितने भी दिया था, टीवी आईआरवी ईआरवी प्लस आरवी भी कैलकुलेट। आरवी नहीं लेना है इधर। वाइटल कैपेसिटी टीवी स्मॉल वैल्यू, ईआरवी कंपेरेटिवली टीवी से ज्यादा वैल्यू है, आईआरवी उससे ज्यादा है वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी रेडी रहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी पूछ सकता है। टीवी स्मॉल डैश क्योंकि कम है वैल्यू उसकी, ईआरवी कंपैरेटिवली लार्ज डैश, आईआरवी की सबसे बड़ी है ना, ज्यादा वैल्यू है। तो ये तीनों डैश को मिला दो तो क्या बन जाता है? ये वीसी बन जाता है, वाइटल कैपेसिटी। टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। चलिए और एक, व्हाट इज एफआरसी? हाँ, एफआरसी का ना फॉर्मूला आप बोलेंगे, ठीक है? मैं डेफिनेशन बता देता हूं, आप फार्मूला बोलना, कितना समझने आया मालूम होता। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं इसको, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ एयर
amount of air remained inside the lungs, after a normal expiration, कोई पर्सन है नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करा है, तो उसके लंग्स में जो भी एयर बचेगी वो FRC है। तो FRC इज इक्वल टू, आप बताना है लंग्स में क्या बचता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में क्या बचता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में क्या बचता है, बोलिए। ERV प्लस RV, ERV तो लंग्स के अंदर ही रह जाएगा ना, क्यों, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं आप, नॉर्मल एक्सपायरेशन में ERV इज नॉट कमिंग आउट, whether ERV is coming out in normal expiration. What is the definition of ERV? Forceful expiration. आफ्टर नॉर्मल एक्सपायर, आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करे, इसका मतलब लंग्स के अंदर ERV अंदर ही है, यू कैन रिमूव इट, लेकिन रिमूव नहीं करे, लंग्स के अंदर ही रह गया वो ERV प्लस RV, तो कोई भी रिमूव नहीं कर सकते, ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, बोलिए। टोटल लंग कैपेसिटी मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV, लिखूंगा मैं VC प्लस RV। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, the total amount of air that you can accommodate, that you can store in your lungs. See, this is your total lung capacity. लंग्स में एयर कितनी जमा कर सकते हैं आप टोटल, तो 500 जमा कर सकते हैं, फिर 3000 जमा कर सकते हैं, फिर 1100 भी लंग्स में रख सकते हैं, 1200 भी रख सकते हैं। ये है टोटल लंग कैपेसिटी। कुछ हो जाएगा ये वैल्यू 5800, दिस इज योर लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये डेफिनेशंस को आप बिल्कुल बिल्कुल लाइट मत लो, क्वेश्चन जो भी आएगा ट्विस्टेड जरूर आएगा। ये डेफिनेशन समझ के पढ़ेंगे तो जरूर करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट और एक जो है एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोल के आता है एक वर्ड, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर। The amount of air that is remained in upper respiratory tract, which is not exchanged with the blood, it is called anatomical dead space air. Amount of air left inside the lungs, left inside the upper respiratory tract, which is not exchanged with the blood, amount of air left inside the upper respiratory tract, that means it is remained in pharynx or trachea or primary bronchi or secondary bronchi or tertiary bronchi, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है और वो ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कुछ एयर है हमेशा है, इवन इफ यू स्टॉप योर ब्रीथिंग, कुछ सेकंड के लिए ब्रीथिंग स्टॉप करे तो भी एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर है, इट इज नॉट एक्सचेंज विद द ब्लड। ब्लड से कौन एक्सचेंज कर लेता है, अल्वियोलाई, ट्रैकिया तो एक्सचेंज नहीं करेगा ना, तो ट्रैकिया में जो हमेशा कुछ ना कुछ एयर होती है, वैक्यूम तो नहीं है ट्रैकिया, जीरो एयर तो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एयर है वो वहां पर, और कितनी है, इट इज
150 ml, हमेशा इतनी एयर रहेगी जो ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं होगी. इट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर. Whether a baby died before birth or after birth, that can also be confirmed by taking the lung tissue of the baby. If it floats on the water surface, suppose ये बीकर है, इसमें वाटर रखे हम, ये बेबी का लंग टिश्यू है. इफ इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, मतलब लंग्स में कुछ ना कुछ एयर है बेबी के, इसका मतलब बेबी की डेथ हुई है आफ्टर बर्थ, क्योंकि बिफोर बर्थ तो ब्रीथिंग नहीं कर रहा था वो. जब तक के अंदर रहेगा, यूट्रस के अंदर रहेगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड के थ्रू डिलीवर हो रहा है. तो जैसे ही उसका बर्थ होगा बच्चे का, फिर वो ब्रीथिंग करेगा. जब एयर अंदर लंग्स के अंदर जाएगी तो लंग्स में कुछ ना कुछ आरवी बच जाएगा. ठीक है. बेबी डाइड बिफोर और आफ्टर बर्थ can be confirmed by taking a lung tissue into the water. If it floats, float हो रहा है मतलब क्या है, लंग्स में एयर है, दैट मीन्स बेबी डाइड आफ्टर बर्थ. ठीक है. इफ इट फ्लोट्स, दैट मीन्स बेबी डाइड आफ्टर बर्थ. इफ इट सिंक्स है ना, अगर वो जैसे आप लंग्स टिश्यू रखे और वो डूब गया पानी में, सिंक हो गया, अंदर चला गया, इसका मतलब कुछ भी एयर नहीं है लंग्स के अंदर. दैट मीन्स इट डाइड बिफोर बर्थ. दैट मीन्स बेबी डाइड बिफोर बर्थ. ठीक है. इतने याद रखिए सारे चीजें. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग. थैंक यू.